नमस्कार। आज की बात के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट अब सिर्फ दिल बहलाने का या फिर बोरियत दूर करने का एक जरिया भर नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक स्किल है, एक करियर है, एक पूरी इंडस्ट्री है। पीडब्ल्यूसी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 तक इंडिया का जो एंटरटेनमेंट सेक्टर है उसकी जो वैल्यू है वो करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए तक थी। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2028 तक इसकी जो वैल्यू है वो 3,65,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकती है। यानी कि एक बहुत बड़ा बाजार ग्लोबल लेवल पर इंडिया जिसको अब लीड कर रहा है। इसको लेकर भारत सरकार ने अब एक नई पहल शुरू की है। ग्लोबल मंच प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है और उस प्लेटफॉर्म की एक बानगी 1 मई से 4 मई तक मुंबई में देखने को मिलने वाली है। और इसका नाम है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट साल 2025, वेव्स समिट साल 2025। इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है, कितना ये अहम साबित होने वाला है और इंडिया को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट सेक्टर में ग्लोबल हब बनाने के लिए ये कितना कारगर प्रयास रहने वाला है, इस पर आज इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास डोगरा जी। डॉक्टर विकास डोगरा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म में प्रोफेसर हैं। साथ ही साथ जो फिल्म प्रोडक्शन है, मीडिया प्रोडक्शन है, उसमें खासी दिलचस्पी रखते हैं, खासी रुचि रखते हैं और साथ ही साथ खासी जानकारी भी रखते हैं, जिसके बारे में अलग अलग मंचों पर आप अपनी जो स्किल है उसको प्रदर्शित भी करते आए हैं, उसको रखते आए हैं। डॉक्टर विकास डोगरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए। वेव समिट की हम बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कितना अहम ये इंपॉर्टेंट ये इवेंट रहने वाला है। इसी से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा वेव समिट क्या है आपके हिसाब से, कितना इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ग्लोबल हब बनने के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले वक्त में? धर्म जी, जैसे अभी आपने खुद ही दर्शकों को बताया कि ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। समिट का क्या मतलब है? समिट एक ऐसी जगह है जहां पर वो लोग जो कुछ अपना एक मुकाम रखते हैं, वो लोग जो उस इंडस्ट्री से जुड़े हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं, ऐसे सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर, एक कॉमन जगह पर इकट्ठे हों, वहाँ पे आइडियाज़ को एक्सचेंज करें, वहाँ पर अपने स्किल्स के बारे में एक दूसरे को बताएं, वहाँ पर जो उन्होंने काम किया है वो शेयर करें और जो कर सकते हैं वो आइडियाज़ लेकर आएँ। ना केवल यहाँ पे टैलेंट की बात होगी, यहाँ पर आप ये मानिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या इक्विपमेंट है, जो तकनीक जो यूज़ होती है किसी भी प्रोडक्शन के अंदर, चाहे ऑडियो प्रोडक्शन हो, विजुअल प्रोडक्शन हो, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन हो, एनिमेशन हो, ऐसे जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे, बहुत सारी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काम कर रही है। तो उन सभी का एक ऐसा, आप मान लीजिए, ट्रेड फेयर जहां पर सब लोग इकट्ठा होंगे और अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे। इसकी अहमियत को हम एक तरह से ऐसे मान सकते हैं जैसे मान लीजिए गांव का हाट हो। उसका स्केल छोटा है, लेकिन गांव के हाट में एक शॉल बनाने वाला कोई है, कोई वहां पर ऊन लेके आएगा, कोई वहां पर ऊन को काटने की मशीन लेके आएगा, कोई वहां पर ऊन को रंगने की डाई लेकर आएगा, कोई वहां पर नए डिज़ाइन लेकर आएगा और वो सब मिलकर एक कोई इंसान जो कि फाइनली शॉल बनाएगा, वो उन सब से फ़ायदा ले सकता है, उन सब के जो स्किल्स हैं, उन सब के जो रिसोर्सेज हैं, उनका फ़ायदा ले सकता है और वो जाकर फाइनली एक शॉल बना सकता है। अब हमें अगर फिल्म बनानी है या एनिमेशन बनाना है तो उसके अंदर बहुत से ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि अब हम ये जानते हैं कि एक वैश्विक दुनिया है, एक ग्लोबल विलेज जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट जो बन रहा है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, कपड़े पहनने की चीज़ हो या एंटरटेनमेंट की हो, वो इंडिया का प्रोडक्ट बाहर का प्रोडक्ट इंडिया में बिक रहा है। और लोग जो हैं और ज़्यादा जो है वो एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन वो मांग रहे हैं। और वो जो उसको प्रोवाइड करने वाले जो लोग हैं वो सारी दुनिया में फैले हैं। उनको एक जगह पर लेके आना, तो एक गांव के हाट को आपने बहुत बड़ा एक स्केल पे कर दिया और वहां पर आप जो है वो सरकार करे इस चीज़ को, सरकार जो है एक हैंड होल्डिंग करे, सरकार जो है एक इस चीज़ को फैसिलिटेट करे। तो इससे बढ़िया मुझे लगता है कि इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सिनेरियो में, या फिर इवन अगर आप इसको देखें कि ग्लोबल
स्तर पर ऐसी पहल मुझे नहीं लगता पहले कभी हुई है। बिल्कुल। और सरकार का ये इनिशिएटिव सरकार की दूरदर्शिता को दिखाता है, सरकार के जो किस तरह से डिफरेंट एरियाज, जैसे मान लीजिए पहले मेक इन इंडिया था, अब क्रिएट इन इंडिया जो सरकार स्लोगन लेके आई है, तो बहुत ही बढ़िया एक पहल है। ठीक है। कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ी टर्म आज के दौर में हो चुकी है। मतलब एक दौर था जब मैंने पिछले एपिसोड में बात की थी, नुक्कड़ नाटकों से शुरू होकर अब फिल्म प्रोडक्शन और उसके बाद गेमिंग, फिर एनिमेशन। कंटेंट क्रिएशन इंडिया की अगर बात करें तो आप आज के दौर में कहाँ इंडिया का जो कंटेंट क्रिएशन है वो कहाँ खड़ा है और ये कहाँ जा रहा है? और ग्लोबली अगर बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आने वाले वक्त में? क्योंकि अभी तो शुरुआत है, लॉन्ग टर्म अगर ये चलता है, क्योंकि गवर्नमेंट वेंचर है, सरकार इसको वित्त पोषित कर रही है, तो अगर ग्लोबल हब बनता है इंडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर में, तो ये कितना इंपॉर्टेंट इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए हो सकता है आने वाले वक्त में? जी, अगर हम ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो मेरे पास एक दो आंकड़े हैं। ज़्यादा आंकड़ों से मैं दर्शकों को बोर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो इस समय 2022 की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो 2.48 ट्रिलियन डॉलर्स की 2022 में थी, बिल्कुल, जो कि 2031 तक बढ़कर 5.64 ट्रिलियन डॉलर्स की हो सकती है। एग्जैक्टली। अब जो भारत का इसके अंदर जो हस्तक्षेप है या भारत की जो भागीदारी है, आपने खुद ही अपने जो ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया था कि 3,65,000 करोड़ तक ये इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है अगले कुछ आने वाले सालों में। लेकिन फिलहाल हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, वो महज 2% है। ओके। अब ये जो 2% है, इसके अंदर हम इसके ये भी माने कि हमारा एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारा यूथ है, बहुत सारे जो कंटेंट की डिमांड है और वो बढ़ रही है। और इस इंडस्ट्री की जो बढ़त है, जो ग्लोबली बढ़त है, उसके अंदर हमें फिर अगर हमारा उसके अंदर कंट्रीब्यूशन कम है, 2% है, तो मान लीजिए अगर हम उसको सिर्फ 2% और बढ़ा दें या 5% और बढ़ा दें, तो आप सोचिए कि कितने बड़े स्केल की हम बात कर रहे हैं, जो अभी 2% होने पर 3,65,000 करोड़ की, अगर हम उसको सालाना मान के चलें कि आने वाले कुछ सालों में वो 1,000 करोड़ रोज की, तो आप उसको आने वाले 10 साल के अंदर मान के चलिए, जो ये जनरेशन आज की डेट में जो लड़का 15 साल का है, वो जो 25 साल का होगा, जो वो नौकरी के लायक होगा, तो वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो चुकी होगी। और वहां पर इंडियन जो कंटेंट है वो बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है। अब वो क्यों? वही ग्लोबल दुनिया, तो हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सेंसिबिलिटीज हैं, वो एक्सपैंड हो रही हैं। एक ज़माना था इंडिया या भारतीय ऑडियंस वो हॉलीवुड के प्रोग्राम से या बाहर के विदेशों से आए हुए वीडियो गेम्स को खेला करती थी। अब ड्रीम 11 फॉर एग्जाम्पल एक गेम है, करोड़ों लोग उसको खेलते हैं, होम ग्रोन है, हमारे घर पे पोषित की गई एक गेम है। तो इसी तरह हमारा कंटेंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इंडियन म्यूजिक है, पंजाबी पॉप, तमिल पॉप, बॉलीवुड पॉप, अब ये ग्लोबल स्केल पे, ग्लोबल स्टेज पे सुना जा रहा है। तो वो जो इंडस्ट्री जहाँ से हम पहले कल्चर को इंपोर्ट कर रहे थे, अब वो इंडियन कल्चर को, भारतीय संस्कृति को लेकर अब वो रिसेप्टिव है, अब वो उसको जानना चाह रही है, उसके अंदर इंटरेस्टेड है। अब ऐसी इंडस्ट्री के अंदर नेचुरली ये दिखती सी बात है कि हमारे यहाँ का जो कल्चरल सेंसिबिलिटीज़ के साथ बना हुआ कंटेंट, उसकी एक मार्केट एक्सप्लोड होने वाली है। आज का जो दौर है उसमें एक नई टर्म आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसका भरपूर इस्तेमाल अभी से देखने को मिल रहा है, जबकि वो अपनी स्टार्टिंग स्टेज पर है। हाँ जी। इसके साथ ही जो वर्चुअल रियलिटी है वो भी आने वाले वक्त में एक रियलिटी ही बनने की दिशा में चल रही है जी। आने वाली जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी का आप कितना इनपुट या इन्वॉल्वमेंट मानते हैं, और
क्या ये डोमिनेट करने वाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, ये जो नई चीज़ें निकल कर आई हैं? और वेव समिट में इसको लेकर क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है, ये जो समिट होने वाला है? जी, मैं वेव समिट से शुरू करता हूँ। हाँ। एक मैं जो नाम देख रहा था वेव के अंदर आ रहे, एनवीडिया के सीईओ। ओके। एनवीडिया जो है वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ग्राफिक कार्ड्स जो बनाती हैं, जिसको यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर ग्राफिक की प्रोडक्शन के लिए। या एडोबी के लोग आ रहे हैं, या ऐसी जो ग्लोबल कॉरपोरेशन है, ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं, एनिमेशन इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं, और दुनिया भर से आ रहे हैं। देश के तो हैं ही, पर दुनिया भर से आ रहे हैं। अब ये लोग जब आ रहे हैं तो इनके साथ इनकी टेक्नोलॉजी और वो एक्सपोजर भी आएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और जहां तक इन टेक्नोलॉजीज की बात है कि ये टेक्नोलॉजी कर क्या सकती है, वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी, बहुत सारी टर्म्स हैं। एक रियलिटी है, एक वर्चुअलिटी है। एक जो हम देखकर कैमरा से शूट करते हैं, जो हमारे आसपास जो हो रहा है, कैमरा जैसे हम बैठे हैं, हमें कैमरा शूट कर रहा है, ये रियलिटी है, रियल है। या फिर इवन कुछ एक्ट किया जा रहा है, वो रियल है। एक वर्चुअल है जो कि क्रिएट किया जा रहा है, जो है नहीं, पर वो सिर्फ कंप्यूटर के अंदर क्रिएट किया जा रहा है, वो टोटली वर्चुअल है। और इन दोनों को कितनी मात्रा में मिलाया जाए, वो मात्रा आजकल काफी कॉन्ट्राडिक्शन में रहती है। तो वो रियलिटी वर्चुअलिटी कंटिन्यूम हम उसको बोलते हैं। वो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर वर्चुअल रियलिटी भी है, ऑगमेंटेड रियलिटी भी है, एक्सटेंडेड रियलिटी भी है। लेकिन जो आपका सवाल था कि ये टेक्नोलॉजी कितनी इफेक्ट करने वाली है, इसका क्या हस्तक्षेप रहने वाला है। देखिए, टेक्नोलॉजी एक टूल है, और टूल्स जो हैं वो जितने बढ़िया आते रहेंगे, उनका हस्तक्षेप उतना बढ़ता रहेगा जी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर लोगों के अंदर बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारे डर हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। तो फिलहाल तो एक टूल के हिसाब से हम उसको समझेंगे, एक टूल है। और ये टूल जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़िया होता जा रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा कई जगह, जैसे चाइना में शायद पहली बार दुनिया में एक एआई रोबो जो है वो न्यूज़ रीडर बना। बिल्कुल। तो ये तो हो गया जो सामने स्क्रीन पे दिखने वाला। लेकिन अगर आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम पर, मान लीजिए स्पॉटिफाई पे या यूट्यूब पे आप कुछ देखते हैं, तो आपकी एक प्लेलिस्ट बनती है। वो प्लेलिस्ट आज की डेट में एआई जनरेटेड है। आपकी समझ, आपकी पसंद नापसंद के हिसाब से एआई ऑलरेडी इंफॉर्मेशन को उस आपके जो कंटेंट है आप तक पहुंचा रहा है। राइट। सो वो पीछे एक दो कुछ फिल्में बनी हैं, जिसके अंदर फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है और कहानी है वो एआई ने लिखा है। हॉलीवुड के अंदर जो स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन है, उन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला कि एआई का जो इस्तेमाल है हॉलीवुड की फिल्मों के अंदर स्क्रीन राइटिंग में ना हो। तो एक डर है। वही सवाल है ना कि ये जितना बेहतर हो रहा है, आप बता रहे हैं कि बेहतर हो रहा है तो इसका इस्तेमाल बढ़, लेकिन वो इस्तेमाल तो मतलब गलत एक तरह से उसका, जैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नाराजगी तो बढ़ ही रही है। नाराजगी बढ़ रही है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि एआई जो है, जैसे मैंने बोला, एक टूल है, और किसके लिए इस्तेमाल होगा? इंसान के लिए होगा। और इंसान जो है वो मशीन से कैसे अलग है? सबसे ज़्यादा वो अपनी संवेदनशीलता, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अलग है। और कोई भी मशीन क्रिएटिव नहीं हो सकती फिलहाल। राइट। एआई को क्रिएटिव होने के लिए इंसान होना पड़ेगा, या इंसान जैसा होना पड़ेगा। और एआई जिस दिन इंसान हो जाएगी, या इंसान एआई जैसा हो जाएगा, तो उस समय जिस चीज से हम डर रहे हैं कि एआई के आने से क्या होगा, उसके मायने ही नहीं रह जाएंगे। लेकिन अभी उसमें, जहां तक मुझे एआई टेक्नोलॉजीज के बारे में पता है, अभी उसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एआई को इंसान होना पड़ेगा उसके लिए कि वो हमारी तरह, मान लीजिए, रंग की समझ या इमोशन की समझ, या किसी भी कहानी को कहने की एक जो एक इंसान के दिमाग की कैपेसिटी है, वो एआई को आने में आएगी कि नहीं आएगी, ये भी सवाल है। क्योंकि कई चीज़ें सिर्फ इंडस्ट्री में फैलाई जाती हैं, उसके पीछे मार्केट फोर्सेस होती हैं, उसके पीछे एक्सपेक्टेशन होती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। लेकिन फिलहाल अगर एआई से हमारा जीवन जो है वो अफेक्ट होने वाला है,
तो क्रिएटिव जो हमारा फील्ड है वो सबसे अंत में होगा। ठीक है। अब ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट में एआई के अलावा, वर्चुअल रियलिटी के अलावा, गेमिंग के अलावा, ग्राफिक्स के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पुराना जो रोल है वो फिल्म प्रोडक्शन का है, एडवर्टाइजमेंट का है। फिल्म प्रोडक्शन का इंडिया में अपने आप में एक इतिहास रहा है और अच्छा खासा इतिहास, स्वर्णिम इतिहास रहा है, जिसको वर्ल्ड एंटरटेनमेंट ने भी फॉलो किया है। थोड़ी सी इंडियन फिल्म प्रोडक्शन की जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि उसके बारे में भी आप एक अच्छी खासी समझ रखते हैं, अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। साथ ही साथ जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, इन दोनों का जो कोलैबोरेशन है वेव्स में, वो कहाँ तक देखने को मिलेगा, और इंडियन फिल्म हिस्ट्री जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है इंडिया को ग्लोबल हब बनने के लिए एंटरटेनमेंट सेक्टर में। इंडिया के अंदर जो फिल्म या इंडियन लोगों का, भारतीय लोगों का जो फिल्म से वास्ता 1897 के आसपास पहली बार हुआ। लेकिन अगर हम पहली भारत में बनी फिल्म की बात करें तो 1913 में राजा हरिश्चंद्र के नाम से पहली फिल्म बनी। कुछ साल चैलेंजिंग रहे। एक तो हमारा ब्रिटिश शासन का इतिहास रहा, उसके अलावा जिसकी वजह से हम टेक्नोलॉजी से कटे रहे। लेकिन अगर हम पीरियड को छोड़ दें तो आज़ादी के बाद से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो की। आज़ादी के 10 साल के अंदर इंडिया की फिल्म मदर इंडिया, महबूब खान की बनाई हुई, वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। तो छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। हम ऑस्कर को अल्टीमेट अवार्ड नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी एक मानदंड जो है वो दुनिया के स्टेज पर ऑस्कर को रखा गया है। तो अब तक 21 फिल्में इंडिया से ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं। okay. कुछ इंडियन फिल्म मेकर्स 10 ऑस्कर अवार्ड्स मिल चुके हैं। उनमें से हमें कभी बेस्ट फिल्म का अवार्ड नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे टेक्निकल फील्ड्स में अवार्ड मिला। और 1992 में सत्यजीत रे को ऑनररी अवार्ड मिला ऑस्कर का, उनकी फिल्मों की कंट्रीब्यूशन को लेकर। तो इंडियन फिल्म को अगर हम उसके व्यूअरशिप को देखें तो एक तो है इंडियन डायस्पोरा, जो भारतीय लोग जो बाहर रहते हैं, एक तो वो उसके अंदर उनकी व्यूअरशिप है। लेकिन उसके अलावा जहाँ पर इंडियन डायस्पोरा उतने तादाद में नहीं है, जैसे हम दंगल की बात करें, इंडिया से बड़ी वो फिल्म चाइना में रही। रशिया में इंडियन फिल्में, राज कपूर को किस तरह से याद किया जाता है हम सभी जानते हैं। तो इंडियन फिल्म को अगर हम इंडिया का एक कल्चरल एम्बेसडर मानकर चलें तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया की स्टेज के ऊपर, रशिया से लेकर अमेरिका तक जो है वो अपना स्थान बनाए हुए है और वो बढ़ रहा है, उसकी ऑडियंस बढ़ रही है। और वो इंडिया को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं, एक प्रोडक्ट नहीं है, ये इंडियन कल्चर के प्रति दुनिया की एक्सेप्टेंस भी है। राइट, इंडियन म्यूजिक से लेकर, इंडियन पहरावे से लेकर, इंडियन खान पान, हमारे रिलेशनशिप्स, हर चीज़ को दुनिया पहचान रही है। और अब जो हमारे पास, जैसे मैंने पहले शुरुआत की थी कि जैसे एक ये वैश्विक विलेज अगर हम इसको माने, दुनिया को ग्लोबल विलेज मान के चलें, और जहाँ पर एक दूसरी कल्चर्स जो हैं आपस में मिल रही हैं, तो कुछ साल पहले ही कोरिया की एक फिल्म थी, साउथ कोरिया की फिल्म पैरासाइट, जिसको पहली बार किसी फॉरेन फिल्म को ऑस्कर मिला। मतलब कि लोग अब रेडी हैं दूसरी कल्चर्स को एक्सेप्ट करने के लिए। तो उसके अंदर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल निभा सकती है और निभा भी रही है। जहाँ तक एडवर्टाइजिंग की बात है, एडवर्टाइजिंग के अंदर इंडियन एडवर्टाइजिंग कान से लेकर जो इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग अवार्ड्स हैं, वहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी के लिए इंडियन एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स अपनी क्रिएटिविटी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अब जो वेव्स है ये इन सबको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पर दुनिया के लोग आएँ और इन चीज़ों को समझें और इस पोटेंशियल को जानें और उनके साथ काम करना चाहें। ठीक है, तो करियर वाइज ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स इसमें आ जाते हैं, जिसकी हमने बात करी, फिल्म प्रोडक्शन से लेकर एनिमेशन से लेकर ग्राफिक गेमिंग तक। भारतीय युवाओं के लिए आखिरी सवाल, भारतीय युवाओं के लिए
करियर ग्रोथ के मायने अगर हम बात करें तो ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट का जो सेक्टर है, क्या वो अब पूरी तरह ग्लोबल लेवल पर खुल गया है? और अगर खुल गया है तो आप कितने चांसेस हैं ग्लोबली, एक अगर हम आम युवा की बात करें जो कि इस सेक्टर में थोड़ा सा क्रिएटिव फील्ड में अपने आप को आजमाना चाहता है, तो क्या वो उसका भविष्य उज्जवल है इसमें, इंडियन उसमें करें या ग्लोबल लेवल पर अगर बात करें हम? देखिए, पहले तो हमने सबसे पहले बात की कि हमने कहा हमें कितना कितना पोटेंशियल नज़र आ रहा है। हाँ, राइट। इनमें से फिल्में हो गई, म्यूज़िक हो गया, एक्सटेंडेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, उसके अलावा एक बहुत बड़ा सेक्टर गेमिंग है, जिसके अंदर हमारे बहुत से युवा जो हैं वो जुड़े भी हैं, खेलते भी हैं। युवा ही क्यों, सभी उम्र के लोग जो हैं वो हमारे देश के अंदर, ये अदरवाइज दुनिया भर में इसको माना जाता है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है या वीडियो गेम्स हैं, ये युवाओं की एक बच्चों हॉबी का। है या युवाओं का एंटरटेनमेंट है। लेकिन हमारे देश में अक्रॉस द एज ग्रुप्स जो हैं हम उसको देख रहे हैं। बिल्कुल। आपको जान के हैरानी होगी, एक आपको एक और डेटा पॉइंट देता हूं कि फिलहाल हमारे देश के अंदर 56.8 करोड़ गेमर्स हैं। ग्रेट। 56 और एक डेटा में ये भी पढ़ रहा था कि 41% पार्ट है ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, मतलब जो जी। ग्लोबल इंडस्ट्री है जी। 40 to 41% सिर्फ गेमिंग है उसमें, और ये बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। बिल्कुल। और 950 करोड़ जो है वो एप्स, गेमिंग एप्स का डाउनलोड होता है इंडिया में। ग्रेट। राइट नाउ, ये जो इंडस्ट्री है, गेमिंग जो इंडस्ट्री है, जो कि आप मोबाइल पे खेल सकते हैं, आप पीसी पे अपने कंप्यूटर पे खेल सकते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे खेल सकते हैं। उसके लिए अलग से कंसोल्स आते हैं, जैसे एक्सबॉक्स या प्ले स्टेशन टाइप के कंसोल्स होते हैं। तो इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत बढ़ गई है। और ये जो गेम्स हैं, ये बहुत बड़ा एक सेक्टर है और होने वाला है, और जिसके अंदर भारतीय युवाओं को लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ग्रेट। भारतीय युवाओं के लिए पोटेंशियल है और करियर ग्रोथ के जो मायने हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, खुलने वाले हैं। और इसका एक मंच जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 मुंबई में होने जा रहा है, काफ़ी हद तक उसमें काफ़ी बड़े अवसर मिल सकते हैं उन युवाओं के लिए जो इस सेक्टर में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। और ना सिर्फ गेमिंग बल्कि फिल्म प्रोडक्शन, एडवर्टाइजमेंट, ग्राफिक्स से रिलेटेड कंटेंट क्रिएशन या दूसरे भी जो क्रिएटिव फील्ड्स हैं उसमें। तो वेव समिट का आप हिस्सा भी बन सकते हैं। इसको लेकर जो रजिस्ट्रेशन का दौर है वो लगातार चल रहा है और 1 मई से 4 मई तक इसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा, जिसमें वर्ल्ड लेवल के मीडिया हब्स, मीडिया हाउसेज और कंटेंट क्रिएटर्स आमने सामने होंगे। और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इंडिया की, ना सिर्फ इंडिया की बल्कि ग्लोबल लेवल की, उसको एक नई दिशा देने की कोशिश करेंगे, नई दिशा देने का एक बड़े स्तर पर प्रयास करेंगे। डॉक्टर विकास डोगरा, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए, अपनी जो नॉलेज है वो इतनी डीप नॉलेज हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज की बात के इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।